हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी बेस विधिका व्याकरण परिचय कक्षा 2 का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। हमने पहला अध्याय पिछली वीडियो में कर लिया था कंप्लीट। आज हम दूसरा अध्याय कंप्लीट करेंगे। इसका नाम है मात्राएं एवं शब्द। मात्राएं एवं शब्द। मात्राएं क्या होती हैं? मात्राएं देखो, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी में कौन सी मात्राएं हैं? रे को ए की मात्रा, ल के अंदर ए है, ग के अंदर आ है, ड के अंदर बड़ी ई है। तो इस तरीके से मात्राओं की सहायता से भी हम शब्द बनाते हैं। जैसे देखो बच्चों, यहाँ रेलगाड़ी शब्द रे जमा ल जमा ग जमा डी को जोड़कर बना है। इसके और टुकड़े करने पर हमने देखा कि र में ए जोड़ने पर रे, ल में अ जोड़ने पर ल, ग में अ जोड़ने पर गा तथा ड में ई जोड़ने पर ड़ी बना। इस प्रकार यहाँ ए, आ तथा बड़ी ई स्वरों के लिए क्रमशः ए, आ, बड़ी ई चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ये चिन्ह की मात्रा कहलाते हैं। ये चिन्ह की मात्रा कहलाते हैं। चिन्ह की मात्रा कहलाते हैं। अर्थात व्यंजनों को विभिन्न स्वरों के साथ जोड़कर बोला जाता है। पहले भी ये हमने पिछले अध्याय में देखा था कि व्यंजन अपने आप में अकेले नहीं बोले जा सकते। उन्हें किसकी मदद की जरूरत पड़ती है? स्वरों की जरूरत पड़ती है। व्यंजनों को विभिन्न स्वरों के साथ जोड़कर बोला जाता है। उसके लिखित रूप में इन स्वरों के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें मात्राएं कहते हैं। देखिए, लिखित भाषा में व्यंजन वर्णों के साथ जुड़े स्वर सूचक चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। स्वर सूचक चिन्ह लिखित भाषा में व्यंजन वर्णों के साथ जुड़े स्वर सूचक चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। ठीक है। जो स्वर हैं वो मात्राओं के रूप में प्रयोग होते हैं जब हम लिखते हैं, और जो व्यंजन हैं उनके ऊपर जो हमारी मात्राएं हैं या जो स्वरों के चिन्ह हैं वो लिखे जाते हैं। जैसे स्वर और मात्रा, ये स्वर है। अ का कोई नहीं होता, मतलब कोई मात्रा नहीं होती एज सच देखने में। आ की ये मात्रा है, ए की आगे की तरफ, बड़ी ए की पीछे की तरफ, ओ की इधर क्या ओ है और बड़े ओ में पीछे लगता है। ऐसे ही ये इम्पोर्टेंट है। ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं, इसका मतलब एक मात्रा है। और जब ए के ऊपर एक मात्रा होती है तो ये ए नहीं बोला जाता, ये आई बोला जाता है। और इसके बिना, इस स्वर के बिना केवल मात्रा मतलब चिन्ह के रूप में अगर लिखते हैं तो यहाँ 2 मात्राएं लिखते हैं। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान से देखो। 2 मात्राएं आएंगी तो आई है। ठीक है। ओ, इसमें भी 1 मात्रा और औ में 2 मात्रा। ये क्या हो गए? ये स्वर चिन्ह कह सकते हो आप इनको, या मात्राएं कह सकते हैं। आइए अब मात्राओं का प्रयोग शब्दों में देखें। व्यंजन वर्ण, मात्रा और मात्रा सहित व्यंजन और मात्रा सहित शब्द। देखो, ये खाली व्यंजन है और इसके साथ जब हम स्वर को मिलाते हैं तब ये न बनता है। ठीक है। और तब ये लिखा जाता है और तभी ये बोला जाता है, तभी ये शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे न और ल। इसको देखें तो ये ऐसे है, न जमा अ जमा ल जमा अ। अब ये लिखना तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको इन जो हमारी मात्राएं हैं या जो स्वर हैं उनको इनमें इस तरीके से मिला दिया जाता है ताकि उनको लिखने में और पढ़ने में आसानी रहे। ऐसे ही ह के साथ आ मिल के हा बन गया, इसे कोई शब्द बना लिया हमने हार। क के साथ आगे मतलब बड़ी छोटी ई आई तो इसे एक शब्द बनाया किसान। च के पीछे अगर मात्रा लगाई बड़ी ई की तो ये ची कहलाएगा, और इसे एक शब्द बनाया चील। ऐसे मैं के साथ छोटा ऊ तो इसे बना मुँह। झ के साथ बड़ा ऊ लगाया तो बना झू। क के साथ री लगाया तो बना क्री। क के साथ ए लगाया तो की, और प के साथ आई लगाया तो बना पई। इसे एक शब्द बना पैसा।
क के साथ ओ लगा तो बना को, इसे शब्द बना कोयल। न के साथ औ लगा तो बना नौ, जैसे शब्द बना नौका। ऐसे ही के वाला शब्द केला, री वाला शब्द कृष्ण, और बड़ी ऊ वाला शब्द झूला, छोटे ऊ वाला शब्द मुर्गी, और बड़ी ई वाला झील, छोटी ई वाला किसान, और आ की मात्रा वाला बना हार। और खाली जैसे अ है वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके अंदर हलंत को हटाकर हम उसको इसके अंदर शामिल करते हैं। अब वो इस रूप में लिखा जाता है। अब हमारा आगे ये है, ध्यान दीजिए। इन मात्राओं के अतिरिक्त भाषा में 4 और ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है। 4 और ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है। ये है अनुस्वार, अनुस्वार। इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। बच्चे अक्सर जो चंद्र बिंदु है उसको अनुस्वार समझते हैं, लेकिन नहीं, ये अनुस्वार कहा जाएगा। ये खाली जो चंद्र है, सॉरी जो खाली बिंदी है वो तो अनुस्वार कही जाएगी, जैसे अंग के ऊपर लगती है। और जो चंद्र के साथ लगती है उसे अनुनासिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और जैसे अह के बाद जो विसर्ग के बाद जो 2 बिंदियां लगती हैं उनको विसर्ग कहते हैं, और वो इस रूप में लिखे जाते हैं। और ये अर्धचंद्र, जैसे हमने कल पढ़ा था डॉक्टर के साथ अर्धचंद्र लगता है, अर्धचंद्र लगता है, बिंदु नहीं, ठीक है। तो ये अर्धचंद्र कहा जाएगा। कॉलेज में, डॉक्टर में इस तरीके के कुछ शब्द हैं जिनमें इस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये क्या है? इन मात्राओं जो हमारे ए से लेकर औ तक थी, उन मात्राओं के अलावा 4 और चिन्ह हैं जो इस रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। अनुस्वार, इसे वर्ण के ऊपर बिंदु रूप में लिखा जाता है, जैसे कंस है, हंस है, बंदर है। अनुनासिक, इसे वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे हंस है, चांद है, माँ है। विसर्ग, विसर्ग संस्कृत, ये हमेशा याद रखो, जहां भी विसर्ग आ गया इसका मतलब वो संस्कृत भाषा का शब्द है। विसर्ग संस्कृत भाषा की ध्वनि है। क्या है? संस्कृत भाषा की ध्वनि है। विसर्ग को वर्ण के बाद 2 खड़े बिंदुओं, विसर्ग को वर्ण के बाद 2 खड़े बिंदु इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः। ये संस्कृत के जो कि 2 शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं। अर्धचंद्र, ये देखो, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों के साथ होता है। ये याद रखने वाली बात है। अगर कोई एग्जाम्पल में आ जाए, कोई हमारे क्वेश्चन में आ जाए और उसके ऊपर इस तरीके का चंद्र लगा है, तो समझ लो, पूछा जाए कि भाई ये कहाँ का कौन सा शब्द है, तो उसको हम अंग्रेजी शब्द कहेंगे, ठीक है। जैसे कॉफी, डॉक्टर, कॉलेज आदि, ठीक है। मात्राओं को हम किस किस तरह से लगा सकते हैं? वर्ण से पहले देखो, ई, ये छोटी ई कहते हैं हम इसे, आम बोलचाल की भाषा में। ये किसी भी वर्ण के या स्वर के, व्यंजन के आगे लगेगी, जैसे खिड़की है। और जैसे ये हमें रे के आगे लगाए, इससे शब्द बना रिबन, ठीक है। वर्ण के बाद लगने वाले, आ लगता है वर्ण के बाद, एक ही है, एक ही स्वर है, एक ही मात्रा है जो आगे की तरफ लगती है, और वो है छोटी ई की मात्रा। बाकी आ की मात्रा पीछे लगती है। देखो, जैसे भ के पीछे लगी और इसे भाला शब्द बनाया, म के पीछे लगी आ की मात्रा और इसे एक शब्द बनाया माला, बड़ी ई, इसको हम बड़ी कहते हैं। तो ये व्यंजन के पीछे लगी या वर्ण के पीछे लगी और इसे शब्द बनाया लीची। प के पीछे लग के पी, और पी इस तरीके से एक शब्द बनाया पीपल। हमने देखा आगे लगने वाली मात्राएं, पीछे लगने वाली मात्राएं कौन सी हैं? आगे लगने वाली छोटी, पीछे लगने वाली आ और बड़ी ई। और वर्ण के नीचे लगने वाली, वर्ण के नीचे कौन से लगते हैं? ऊ, बड़ा ऊ, ऊ नीचे लग के, जैसे क के नीचे लगा ऊ, इससे कोई शब्द बना, जैसे कुर्ता। त के नीचे लगा छोटा ऊ, तो इससे बना तुलसी। स के नीचे लगा तो बना सू, इससे शब्द बना सूरज। ल के नीचे लगा और शब्द बना आलू। किंतु र में ऊ तथा ऊ की मात्राएं वर्ण के बीच में लगते हैं, किंतु र में ऊ तथा बड़े ऊ की मात्राएं वर्ण के बीच में लगते हैं। देखो कैसे,
रै में ऊ तथा बड़े ऊ की मात्राएं वर्ण के बीच में लगती हैं। आप जैसे रुपया जानते हो, रुमाल है, रुई है, डमरू है, गुरु है, तो इस तरीके से वो बीच में लगती है, ना कि नीचे लगती है। देखो एग्जाम्पल, ये ऊ की मात्रा है, ये स्पेशल केस है, इसका स्पेशल केस, ठीक है। तो रै के ये वाली है, ये छोटा ऊ है, और ये वाली ये बड़ा ऊ है, ठीक है। ये इस तरीके से लगेंगे, ये र जमा छोटा ऊ और इससे बना रू, जैसे गुरु, ये बड़ा जिसमें ज़्यादा जोर लगाया जाए, रुमाल, तो ये बड़ा ऊ है, ये इस तरीके से लगेगा। और ऐसे ही शब्द है डमरू, ये र जमा ऊ बना रू। री की मात्रा भी वर्ण के नीचे लगती है। ऊ की मात्रा नीचे लगती है, बड़े ऊ की नीचे लगती है, और री की मात्रा नीचे लगती है। देखो जैसे ये री है, ये वाला जो इसका हिस्सा है ये इसकी मात्रा है, ठीक है। और ये किसी भी वर्ण के नीचे लगती है, ठीक है। व के नीचे लगी री बोला जाएगा, ये री बोला जाएगा। वृक्ष, और ये क के नीचे लगी और शब्द बना कृपा। क्या बना? कृपा। वर्ण के ऊपर, वर्ण के ऊपर लगने वाले, वर्ण के आगे लगने वाले, वर्ण के पीछे लगने वाले, वर्ण के नीचे लगने वाले और वर्ण के ऊपर लगने वाले कौन? ये देखो, ये है ए। जहां कोई भी मात्रा नहीं है इसका मतलब उसके ऊपर एक मात्रा है, उसे शब्द बना। जैसे म के ऊपर लगी ए की मात्रा, इसको कहेंगे ए की मात्रा, तो शब्द बना मेज। स के ऊपर लगी ए की मात्रा तो बना सेठ। ये है एक मात्रा है और एक ये स्वयं, अगर इसे हटा देंगे तो मात्राएं ऐसे बन जाएंगी, ठीक है। तो ये इसको हम कहेंगे आई की मात्रा, ये बोला जाएगा आई। जैसे मैं क्यों आई की मात्रा लगी तो बना महीना, ऐसे ऐनक भी होता है। थे की आई की मात्रा लगी तो बना थैला। ये देखो जी, वर्ण के बाद में व ऊपर, वर्ण के बाद में व ऊपर, मतलब दोनों जगह। कुछ तो ऐसी थी जो वर्ण के बाद लगी थी, कुछ लगी थी वर्ण के आगे लगी, कुछ नीचे लगी और कुछ ऊपर लगी। और ये वर्ण के बाद भी हैं और वर्ण के ऊपर भी हैं, वर्ण के बाद में भी लगेंगी और ऊपर, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। तो वो कौन सी मात्रा है? ओ, अर और औ, ठीक है। ये ओ की मात्रा इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल है, हट गई। बस इसमें दिक्कत आती है, ए और आई में दिक्कत आती है, बाकी तो मात्राएं सिंपल है, ठीक है। तो ये तय के ओ की मात्रा लगी बना तो शब्द बना तोता। रह को ओ की मात्रा लगी शब्द बना रोटी। ऐसे ल को औ की मात्रा लगी बना लौकी, ठीक है। और ल को औ की मात्रा लगी बना खिलौना। ये शब्द प्रॉपर बोलने में खिलौना है, लेकिन हम वैसे बोल देते हैं खिलौना, खिलौना है, ठीक है। जैसे इसीलिए कहते हैं हम जितना शुद्ध बोलेंगे उतना ही हम शुद्ध लिख पाएंगे, ठीक है। एग्जाम में हमारे इस तरीके की छोटी छोटी दिक्कतें हो जाती हैं। हम उसको पढ़ते हैं खिलौना और वो होता है खिलौना। अगर हम खिलौना ही पढ़ें तो हमसे गलतियां होंगी ही नहीं। थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर हम ध्यान देते चलें तो हमारी मिस्टेक्स होना बंद हो जाते हैं। शब्द, मात्राएं हो गई, अब बारी है शब्द की। वर्ण भाषा की सार्थक इकाई नहीं है। क्या कहा? वर्ण भाषा की सार्थक इकाई नहीं है, सार्थक इकाई नहीं है। अतः वर्ण हमारे भाव विचारों को प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि ये सार्थक इकाई नहीं है। किसी एक वर्ण से हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। उनका जो मेल होता है, जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, ठीक है, उसे हम वाक्य बनाते हैं, शब्द बनाते हैं और उससे हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे वर्ण हमारे भाव विचारों को प्रकट नहीं कर पाते, इसके लिए हमें कुछ सार्थक वर्ण समूह का सहारा लेना पड़ता है। सार्थक वर्ण समूह, सार्थक वर्ण समूह का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं, ऐसे वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे वर्णों के मिलने से क्या बना? शब्द का निर्माण होता है, परंतु हम वर्णों के प्रत्येक समूह को शब्द नहीं कहते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वर्णों के प्रत्येक समूह को शब्द नहीं कहते, उसमें सार्थकता नहीं होगी तब तक हम उसे शब्द नहीं कह सकते। वर्णों का सार्थक होना भी जरूरी है। क्या कहा?
कि ऐसे वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि जो सब समूह है वे सारे के सारे शब्द हों, क्योंकि उनमें सार्थकता होनी भी जरूरी है। हम वर्णों के प्रत्येक समूह को शब्द नहीं कहते, कारण हम केवल वर्णों के उसी समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, जैसे ख, इसमें ये स्वर, फिर र, फिर स्वर, फिर ग, फिर स्वर, फिर स, फिर स्वर, और इसी शब्द बना खरगोश, खरगोश। ठीक है, इसी शब्द को अगर हम खोर खस लिखेंगे, खोर खस लिखेंगे, तो यह शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकला। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण, एक से तो बनता ही नहीं, तो एक से अधिक शब्द, एक से अधिक वर्ण होने चाहिए। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ठीक है, यह भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। हमने कल एक चीज पढ़ी थी, देखो, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। सार्थक इकाई शब्द है और भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। कुछ शब्द यहां देख लो, जैसे ये क अलग था, म अलग था, ल अलग था। अगर हमने इन तीनों को इकट्ठा कर दिया तो इनसे एक सार्थक शब्द बना। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे क जमा म जमा ल क्या बना? कमल। ए जमा ना जमा र क्या बना? अनार। मो जमा र जमा नी मोरनी। चा जमा र जमा पा जमा ई चारपाई। ये सभी शब्द हैं क्योंकि इनके निश्चित अर्थ भी हैं। बस यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 2 खत्म हो गया। कक्षा दूसरी का दूसरा अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट करनी है आप बता देना प्लीज़। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।